हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कोल के बारे में। कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर 3 क्लास 8 साइंस का हमने स्टार्ट किया था और हम कोल के बारे में पढ़ लिए थे। अब हम देखेंगे स्टोरी ऑफ कोल फॉर्मेशन, यानी कैसे कोल फॉर्मेशन हुआ, कोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो इसको हम एक स्टोरी की तरह समझेंगे। पहले हम स्टोरी समझ लेते हैं। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो, लगभग 300 मिलियन ईयर्स पहले, अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग एरियाज़। अर्थ में बहुत डेंस फॉरेस्ट थे, घने जंगल थे। इन लो लाइंग एरिया यानी जो एकदम बहुत ही ज़मीन में नीचे रहते हैं। अगर आप सी लेवल के कंपैरिजन में देखेंगे, ऐसी जगह जो थोड़ा सा नीचे रहें, लो लाइंग एरियाज़, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट थे, घनी जंगल थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग, जब भी वहाँ पर कुछ नेचुरल प्रोसेस हुई, जैसे कि वहाँ पर फ्लडिंग हो गई, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, कुछ वहाँ पर नेचुरल प्रोसेस हुई, बाढ़ आने लगी। दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर सॉइल, ये फॉरेस्ट क्या होने लगे, सॉइल के अंदर बरी होने लगे, दबने लगे। जब भी बाढ़ आई, ये फॉरेस्ट वहाँ के नष्ट हो गए और ये सॉइल के अंदर दबने लगे। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम दे वर कंप्रेस्ड, जैसे जैसे उन पर ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल डिपॉजिट होने लगी, उनके पेड़ जो हैं वो दब गए मिट्टी में और उन पर मिट्टी और ज़्यादा आने लगी, तो वो और ज़्यादा दबने लगे। और उससे हुआ क्या, दे वर कंप्रेस्ड, वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो गए। किसी चीज़ को आप लगातार उसके ऊपर कोई सामान रखते जाएंगे किसी के ऊपर, तो वो सामान्य सी बात है कि वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगा। अर्थ के नीचे जैसे हम डीपर जाते जाएंगे और डीप में, तो टेम्परेचर बढ़ता है। प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगा बहुत। डेड प्लांट्स जो हैं वो इसमें कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। तो ये रही स्टोरी ऑफ कोल फॉर्मेशन। यानी अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट, बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट था, घने जंगल थे। और वो घने जंगल जनरली लो लाइंग एरियाज़ में थे, वेटलैंड एरियाज़ में थे, यानी ऐसी जगह जो हमेशा ज़्यादातर वेट रहे, गीली रहे, मार्शी एरियाज़ में, दलदली एरियाज़ में। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग, कुछ नेचुरल प्रोसेस वहाँ पर हुई, जैसे कि बाढ़ आना, नेचुरल कैलेमिटीज़ हुई, अर्थक्वेक, ये सब चीज़ें हुई। और इससे क्या हुआ, दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। और इन नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण क्या हुआ, नेचुरल डिज़ास्टर्स के कारण इन फॉरेस्ट को, मिट्टी में ये फॉरेस्ट दबते गए। कोई भी चीज़ मिट्टी में दबेगी तो उस पर प्रेशर ज़्यादा होगा। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम, और ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल उनमें डिपॉजिट होने लगी, उनके ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर डिपॉजिट होने लगी, जमा होने लगी। दे वर कंप्रेस्ड, और वो और ज़्यादा कंप्रेस होने लगे, बहुत ज़्यादा दबने लगे, उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होने लगा। अब जैसे जैसे वो अर्थ के नीचे और डीपर वो जाने लगे, उन पर मिट्टी समय के साथ उन पर दबने लगी, उन पर डिपॉजिट होकर, तो वो फॉरेस्ट दबने लगे और टेम्परेचर बढ़ने लगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर टेम्परेचर जैसे जैसे डीपर हो गए, टेम्परेचर बढ़ता बढ़ता बहुत बढ़ गया। और प्रेशर यहाँ पर धीरे धीरे, जैसे जैसे उन पर ज़्यादा चीज़ें डिपॉजिट हुई, ज़्यादा मिट्टी डिपॉजिट हुई, तो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। अब इस टेम्परेचर और प्रेशर के वजह से क्या हुआ कि वो जो फॉरेस्ट थे, जो डेड हो गए थे, उनकी एक तरह से फ्लड में जब वो उनके डेड रिमेन्स थे, जो भी वो उनके अवशेष थे, उनका हुआ क्या कि वो डेड प्लांट्स जो थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, कन्वर्ट हो गए वो कोल में। और इस तरह से कोल फॉर्मेशन हुआ। तो ये स्टोरी हमने देखी कोल फॉर्मेशन की, कि कैसे अर्थ में इतने सारे कैलेमिटीज़ आए, घने जंगल पहले थे और घने जंगलों के दब जाने के कारण मिट्टी में उन पर प्रेशर आना चालू हुआ, टेम्परेचर आना चालू हुआ बहुत ज़्यादा, और वो कंप्रेशन के कारण वो कन्वर्ट हो गए कोल में। तो ये हमने देखा कोल। और जहाँ पर बच्चों ज़्यादा कोल
जहाँ पर ज़्यादा प्लांट्स डिपॉजिट हो गए उस जगह पर किसका फॉर्मेशन हुआ, कोल माइंस, यानी कोयले की खदान। वहाँ पर जब कोई चीज़ एक जगह ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएगी तो उसे हम बोलेंगे खदान, एक तरह से माइंस बोलेंगे। तो जब वहाँ पर कोल माइंस फिर हमें मिलने लगी। फिर बच्चों कार्बनाइजेशन एक प्रोसेस है। एज कोल मेनली कंटेन्स कार्बन, जैसे कि कोल में ज़्यादातर क्या चीज़ें मिलती हैं, कार्बन, उसमें ज़्यादा क्वांटिटी किसकी रहती है, कार्बन की। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। तो ये जो धीरे धीरे प्रोसेस हुई जिसमें जो डेड वेजिटेशन है यानी डेड प्लांट जिनकी डेथ हो गई थी वो धीरे धीरे स्लोली कन्वर्ट होने लगे, उनमें कार्बन प्रेजेंट था, तो वो कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया, वो कोल में कन्वर्ट हो गया, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कार्बनाइजेशन प्रोसेस। तो ये हमने कार्बनाइजेशन प्रोसेस तक देख लिया। एज कोल बर्न्स, जब भी हम कोयले को बर्न करते हैं, इट प्रोड्यूसेस CO2 गैस। ये क्या प्रोड्यूस करती है, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी जब भी कोयले को आप गर्म करेंगे, हीट करेंगे, उसे हीट मिलेगी, वो बर्न होगा और उससे क्या प्रोड्यूस होगा, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोल इज़ प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट्स। कोल को इंडस्ट्रीज़ में प्रोसेस किया जाता है यूजफुल प्रोडक्ट्स को उससे बनाने के लिए। हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स, कोल को जब हम प्रोसेस करेंगे इंडस्ट्रीज़ में तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे, सच एज, जैसे कि कोक, कोल तार एंड कोल गैस। यानी कैसे प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, कोक, कोल तार एंड कोल गैस। ये 3 प्रोडक्ट्स के बारे में हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि हम जब कोल को प्रोसेस करते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जब इन्हें कोल को प्रोसेस करते हैं तो उसमें उस प्रोसेसिंग के थ्रू क्या प्रोडक्ट्स निकलते हैं, तो कोक, कोल तार एंड कोल गैस। अब देखते हैं हम कोक के बारे में। ये वो कोक नहीं है जिसे आप अपने फ्री टाइम में आप मस्ती के लिए आप इसे बेवरेज के रूप में आप पीते हैं, वो कोक नहीं है। ये कोक किससे ऑब्टेन्ड हुआ है, ये कोल से ऑब्टेन्ड हुआ है, ये बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट ऑफ कोल, ये कोल का बाई प्रोडक्ट है। लेस इम्प्यूरिटीज़ एंड हाई कार्बन कंटेंट, इसमें जो है तो इम्प्यूरिटीज़ लेस रहती है, कम रहती है, यानी कोल से ज़्यादा इसमें प्योर कंटेंट रहता है। कोल में यदि थोड़ी बहुत डस्ट भी है, इम्प्यूरिटीज़ भी है, तो उसमें उसके कंपैरिजन में कोक एक ज़्यादा प्योर फॉर्म है। लेस इम्प्यूरिटीज़ एंड हाई कार्बन कंटेंट, इसमें कार्बन कंटेंट जो है ज़्यादा है, इसमें कार्बन की जो मात्रा है, कंसंट्रेशन है, वो ज़्यादा है। और ये कैसा है, टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस है और एक पोरस सब्सटेंस है, एंड ये टफ है। ये एक टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। पोरस का मतलब क्या हुआ कि जब भी आप इसे थोड़ा सा भी आप प्रेस करेंगे तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा एक तरह से, बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स नहीं रहते हैं। ये थोड़ा सा भी आप इसे प्रेस करेंगे तो ये पाउडर के फॉर्म में या छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में आ जाएगा, तो पोरस है। और एक ब्लैक सब्सटेंस है, इसकी इमेज भी मैं लगा दूंगा जिससे आप बहुत अच्छे तरह से इसको और समझ सकते हैं। तो कोक के बारे में हम देख रहे हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी इसमें कार्बन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहती है। यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। और इसका कहाँ यूज किया जाता है, स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। यानी इसका क्या मतलब हुआ, जब भी हम अर्थ से कोई मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ रहती है, और को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें इम्प्यूरिटीज़ रहती है, तो उसी इम्प्यूरिटीज़ को साफ़ करने के लिए हम मेटल्स को निकालते हैं, तो इसके लिए भी हमें कोक की आवश्यकता होती है। और ये कैसा है, एक मोर रिफाइंड फ्यूल है, एक ज़्यादा रिफाइंड फ्यूल है, इसमें बहुत अच्छी रिफाइनिंग हुई है। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों कोल तार के बारे में कि कोल तार क्या है, ये भी किससे डिराइव हुआ है, ये किससे मिलकर बना है।
ये भी कोयले से मिलकर बना है, ये भी एक कोल का बाई प्रोडक्ट है। ये ब्लैक एंड थिक लिक्विड, ये कैसा है, ब्लैक कलर का है, एक थिक लिक्विड है, गाढ़ा सा लिक्विड का फॉर्म है। इसमें इसका नेचर कैसा, ये लिक्विड है, जबकि कोक एक सॉलिड था, यानी उसमें थोड़ा सा लिक्विड, वो एक सॉलिड तरह का था, टफ था। लेकिन ये क्या है, एक ब्लैक थिक लिक्विड विथ अनप्लीजेंट स्मेल। और इसकी स्मेल कैसे रहती है, अनप्लीजेंट, बहुत ही बदबू और बहुत ही जो हमें पसंद ना आए, अनप्लीजेंट रहे स्मेल। इसकी स्मेल कैसे है, अनप्लीजेंट। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। ये किसका मिक्सचर है, 200 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का एक मिक्सचर है। 200 सब्सटेंसेस का से भी ज़्यादा का ये एक मिक्सचर है। तो आप इसको समझ सकते हैं कोल तार को। यूज्ड इन सिंथेटिक डाइज, इसका यूज कहाँ किया जाता है, किस चीज़ को बनाने के लिए, तो इसका यूज किया जाता है सिंथेटिक डाई, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव्स, पेंट्स, परफ्यूम्स एंड प्लास्टिक्स। इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कोल तार का यूज करते हैं। और साथ में एक पॉइंट और लिखा है लास्ट में, नेफ्थलीन बॉल्स आर यूज्ड टू रिपेल मॉथ्स। जो भी इंसेक्ट्स हैं और मॉथ हैं उनको रिपेल करने के लिए, उनको भगाने के लिए, हम अपने से दूर भगाने के लिए उनको क्या हम यूज करते हैं, नेफ्थलीन बॉल्स का यूज करते हैं टू रिपेल मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार। तो जो नेफ्थलीन की बॉल्स बनती हैं उसमें भी हम कोल तार का यूज करते हैं। तो कोल तार के भी यूजेस आप लिख सकते हैं। तो हमने कोक और कोल तार जो कि कोल का बाई प्रोडक्ट है इसके बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे आगे एक छोटा सा पॉइंट और इसका यूजेस का कोल तार का, इसके बाद हम कोल गैस के बारे में देखेंगे। आजकल बच्चों क्या है, दीज डेज बिटुमेन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। आजकल बिटुमेन का यूज किया जाता है कोल तार की जगह। पहले के टाइम पर हम कोल तार का यूज करते थे चौड़ी और पक्की सड़क बनाने के लिए, एकदम जिसे बोलते हैं एकदम पक्की सड़क। जो ब्लैक कलर की रोड्स आप देखते थे वो किससे बनती थी, कोल तार का। एक मशीन रहती थी जो कोल तार था उस लिक्विड के फॉर्म में। जब भी रोड बनती थी तो उसको ऊपर से उसका स्प्रे किया जाता था ताकि जो है तो रोड और ज़्यादा हार्ड हो जाए और स्ट्रॉन्ग रहे, लंबे टाइम तक चले। तो आजकल क्या है, उसकी जगह पर कोल तार की जगह पर बिटुमेन का यूज किया जाता है जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। बिटुमेन का यूज करते हैं हम कोल तार की जगह। तो ये एक चीज़ आपको जाननी चाहिए। फिर बच्चों हम देखते हैं कोल गैस। कोल गैस क्या है, कोल गैस ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। हम कोल का प्रोसेसिंग कर रहे थे जिससे कि हमें क्या मिल जाए, कोक मिल जाए। लेकिन बीच में क्या हुआ, उसकी प्रोसेसिंग के दौरान हमें कोल गैस मिली और इस गैस का हम यूज करके बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, जैसे कि यूज्ड एज फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज़। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में हम इसे फ्यूल के रूप में हम यूज करते हैं। फिर लास्ट में एक पॉइंट है, एक फैक्ट है जिसे आपको जानना चाहिए। कोल गैस वॉज यूज्ड फॉर द स्ट्रीट लाइटिंग। कोल गैस जो थी जिसका हम यूज करते थे स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार कहाँ, लंदन में 1810 में और न्यूयॉर्क में 1820 में। तो पहली बार स्ट्रीट लाइटिंग, जो भी सड़कों पर गलियों में जो भी स्ट्रीट लाइट्स लगी रहती थी उनको, उसमें फ्यूल के रूप में हम किसका यूज करते थे, यूज किया गया कोल गैस का। तो एक फैक्ट है जिसको आपको जानना चाहिए कि कोल गैस का यूज किया गया लंदन में 1810 में और न्यूयॉर्क में 1820 में। किसके लिए, फॉर द स्ट्रीट लाइटिंग। उसमें एक कोल गैस की सप्लाई होती थी और ऊपर जो है बल्ब उस गैस के थ्रू जलता था। और इससे हुआ क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी हुई और अर्बनाइजेशन जो है, शहरीकरण, उसमें और ज़्यादा ग्रोथ मिली उसको, और अर्बनाइजेशन को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली और पब्लिक सेफ्टी भी इससे बढ़ गई। लेकिन बाद में हम इसे कोल गैस को नहीं यूज करते हैं और उसको हम इलेक्ट्रिसिटी और नेचुरल गैस के साथ रिप्लेस कर देते हैं। क्योंकि नाउ अडेज इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट।
आजकल हम इसे हीट के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि ना कि लाइट के फॉर्म में, लाइट के यूज के लिए। हम इसे किस लिए यूज करते हैं? हीट के लिए, यानी थोड़ा सा टेम्परेचर को गर्म करने के लिए। हमें आसपास के टेम्परेचर को, आसपास के इन्वायरमेंट को अगर थोड़ा सा गर्म करना है, उसके लिए हम कोल गैस का यूज करते हैं। क्योंकि यूरोप वगैरह में, लंदन में, इन सब जगह पे ठंड बहुत पड़ती है, तो कोल गैस का यूज करके और ये लोग टेम्परेचर को अपने आसपास थोड़ा सा ठंड से बचने के लिए हॉट रखते हैं, गर्म करते हैं टेम्परेचर अपने आसपास का, जिससे कि ये बच सके ठंड से। तो हमने अभी तक कोल के बारे में देख लिया, फॉर्मेशन ऑफ कोल के बारे में देख लिया। इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे और नेचुरल गैस क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, और ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।